मोल कॉन्सेप्ट के अगले लेक्चर में हम आए हैं आपको मोल कॉन्सेप्ट से जुड़ी हुई कुछ और बातें बताने के लिए। जैसे इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा कि मोल का मतलब कुछ भी नहीं होता है बल्कि ये नंबर्स का एक समूह है, गिनतियों का एक समूह है। वो ये उसी तरीके से है जैसे दर्जन, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, ट्रिलियन होता है, उसी तरीके से मोल होता है। बशर्ते दर्जन में अगर 12 संख्या है तो मोल में 6.023 10 की घाते 23 संख्या होता है। अब मोल को निकालने का भी हम आपको तरीका बता चुके हैं कि दो फार्मूले हैं, नंबर ऑफ मोल बराबर गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, और दूसरा फार्मूला हमने बताया कि अगर कोई गैसियस सिस्टम है, वॉल्यूम दिया गया है तो गिवन वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। इसके बाद देखिए कुछ और एप्लीकेशन है, या किसी भी मॉलिक्यूल पे अगर हम मोल कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं तो कैसे अप्लाई करते हैं और कौन कौन सा रिजल्ट देता है। सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे NH3। अगर हम NH3 की बात करें, अगर एक मॉलिक्यूल NH3 का है तो इसका मतलब ये होता है बच्चों कि एक एटम नाइट्रोजन का है और इसमें 3 एटम हाइड्रोजन का है। लेकिन अगर हम आपसे ये कह दें कि 1 दर्जन NH3 है, 1 दर्जन का मतलब समझ रहे हो ना, 1 दर्जन का मतलब होता है 12 NH3, और 12 NH3 का मतलब ये हुआ कि इसमें 12 N जरूर हैं, लेकिन आप अगर हम दर्जन में बात करें तो दर्जन में आप जवाब दोगे, तो इसका मतलब 1 दर्जन यहाँ पर नाइट्रोजन है। और अब अगर 1 दर्जन नाइट्रोजन है मतलब तो 1 के अनुपाते 3, यानी अगर 1 नाइट्रोजन है तो 3 हाइड्रोजन है। 1 दर्जन नाइट्रोजन है तो इसका मतलब आप बताओगे कि 3 दर्जन यहाँ पर हाइड्रोजन है। इसी तरीके से अगर हम ये कह दें कि 3 दर्जन NH3 है, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, इसका मतलब ये होता है कि 3 दर्जन का मतलब 3 दर्जन N होगा, यानी नाइट्रोजन एटम। और अगर आपसे पूछा जाए कि हाइड्रोजन कितना दर्जन है तो आप ये बताओगे कि एक मॉलिक्यूल में अगर 3 हाइड्रोजन होता है, 1 दर्जन में अगर 3 दर्जन होता है तो 3 दर्जन में कुल 9 दर्जन हाइड्रोजन एटम होंगे। हमारे ख्याल से ये बात आप समझ रहे हो। लेकिन अगर ये यूनिट बदलकर हम मिलियन कर दें और आपसे ये कह दें कि 1 मिलियन NH3 है, तो आप ये बताओ कि कुल कितने नाइट्रोजन है इसमें, तो आप बताओगे कि 1 मिलियन इसमें नाइट्रोजन है। कितना है? 1 मिलियन। ऐसे अगर हम कह दें कि अगर 1 मिलियन NH3 है तो इसका मतलब क्या है कि कितने मिलियन हाइड्रोजन है, तो आप फटाक से जवाब दोगे कि 3 मिलियन हाइड्रोजन एटम है। यही बताओगे ना। अगर हम कह दें कि 1 बिलियन, या हम अब देखिए 2 बिलियन अगर NH3 है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 2 बिलियन N है, ये बोरान नहीं है, बिलियन मतलब 10 की पावर 9। और इसका मतलब क्या हुआ कि अब 2 बिलियन, अगर 1 बिलियन होता तो 3 बिलियन हाइड्रोजन, 2 बिलियन है तो इसका मतलब 6 बिलियन हाइड्रोजन एटम है। इसका मतलब ये हुआ। अब अगर ये दर्जन यूनिट और अगर मिलियन बिलियन ना यूज करके अगर हम ये कह दें बच्चों कि 1 मोल NH3 है, इसका मतलब क्या होगा बच्चों, इसका मतलब ये होगा कि 1 मोल इसमें नाइट्रोजन एटम है और इसमें 3 मोल हाइड्रोजन एटम है। यही होगा ना। अगर हम कह दें कि 2 मोल NH3 है तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि देखिए 1 मोल में 1 मोल नाइट्रोजन, 2 मोलियन में 2 मोल में 2 मोल नाइट्रोजन एटम। और अगर हाइड्रोजन एटम की संख्या पूछा जाए तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये कितना हो जाएगा, 6 मोल हाइड्रोजन एटम। यहीं पर कंफ्यूज होता है। मोल कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले अधिकतर लोग इसी जगह कंफ्यूज कर जाते हैं कि साहब अगर 1 मोल NH3 है तो कैसे ये होगा। ये ऐसे होगा जैसे दर्जन वाला होता है, जैसे एक सिंपल मॉलिक्यूल और एटम में रिलेशन होता है, उसी तरीके से ये है। क्योंकि जब हम यूनिट बदल दिए, ग्रुप ऑफ नंबर्स की यूनिट बदल दिए, तो उसी यूनिट में हम नाइट्रोजन एटम या हाइड्रोजन एटम का आंसर देने लगे। और एक बात, अब देखिए जैसे अगर हम कहें कि केवल एक सिंगल अगर NH3 मॉलिक्यूल है तो कुल कितने एटम है, तो आप बताओगे एक सिंगल NH3 मॉलिक्यूल में 1 नाइट्रोजन एटम है और 3 हाइड्रोजन एटम है, और इस तरीके से इसमें कुल कितने एटम है बच्चों, तो बताओगे 4 एटम है। लेकिन अगर आपसे कोई सवाल कर दे कि 1 दर्जन NH3 है, बताओ कितने दर्जन एटम है, तो आप तड़ाक से जवाब दोगे 1 दर्जन NH3 का मतलब 1 दर्जन नाइट्रोजन
और 3 दर्जन हाइड्रोजन, यानी टोटल अगर एटम की बात करें तो 4 दर्जन एटम होंगे। ऐसे अगर कोई आपसे कह दे कि 3 दर्जन अमोनिया है और 3 दर्जन अमोनिया में कुल कितने दर्जन एटम है, तो आप क्या बताओगे कि 3 दर्जन अमोनिया में 3 दर्जन नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में 3 हाइड्रोजन होते हैं, इसलिए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 दर्जन आपके क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन। तो यहां पर हम बोलेंगे 9 दर्जन हाइड्रोजन, 3 दर्जन नाइट्रोजन, ये कुल कितना हो गया, 12 दर्जन एटम हो गए, किसमें, 3 दर्जन अमोनिया में। इसी तरीके से मिलियन, इसी तरीके से बिलियन निकालेंगे। ये जरूरी है मोल को समझना। तो 1 मोल NH3 में कितने मोल नाइट्रोजन है, तो आप बताओगे 1 मोल NH3 में 1 मोल नाइट्रोजन होंगे, और जबकि हाइड्रोजन कितने होंगे तो बताओगे 3 मोल हाइड्रोजन एटम होंगे। टोटल कितने मोल एटम है, तो आप क्या बताओगे, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 4 एटम होते हैं, 1 दर्जन में 4 दर्जन एटम होते हैं, तो 1 मोल मॉलिक्यूल में साहब 4 मोल एटम होंगे। और इसी तरीके से अगर हम कहें कि 2 मोल NH3 में कितने मोल एटम होंगे, तो इंडिविजुअली आपने बताया कि 2 मोल NH3 में 2 मोल नाइट्रोजन एटम होते हैं, 6 मोल हाइड्रोजन एटम होते हैं। टोटल अगर हम मोलों की संख्या बात करें तो 1 में 4 एटम, 1 दर्जन में एक मोल में 4 मोल एटम, और 2 मोल में कितने मोल एटम होंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे और ये 8 मोल एटम होता है। देखिए कंफ्यूजन क्या हो जाता है कि अधिकतर बच्चों में मैंने ये कंफ्यूजन होते हुए देखा है, जब उनसे कहा जाता है कि ये बताओ 1 मोल H2O मॉलिक्यूल है और उसमें कितने मोल एटम हो जाते हैं, उनका दिमाग फ्यूज हो जाता है। तो फ्यूज होने की जरूरत नहीं, क्योंकि मोदनवाल सर आपके सामने हैं। आप ऐसे समझो कि जैसे आपके घर में एक पंखा लगा है, एक पंखे में 3 पंखुड़ियां हैं। अगर आपसे ये कोई पूछे कि एक पंखे में कितने पंखुड़ियां हैं, तो आप जवाब क्या देते हो कि 3 पंखुड़ियां हैं। अगर मान लीजिए आपके घर में 2 पंखे लगे हैं, अब कुल पूछ ले कि कितने पंखुड़ियां हैं, तो आप बोलोगे 3 3 6 पंखुड़ियां। लेकिन अगर हम दर्जन में बोल दें कि एक बड़ा सा हॉल है, वहां पर 1 दर्जन पंखे लगे हैं, तो बताओ कितने दर्जन पंखुड़ियां होते हैं। तो आप बताओगे ना कि एक दर्जन अगर पंखे लगे हैं तो कुल कितने दर्जन पंखुड़ी होंगे, 3 दर्जन पंखुड़ी होंगे। बस इसी तरीके से मोल है। अगर भाई मेरे एक H2O मॉलिक्यूल है, एक H2O मॉलिक्यूल है, तो इसमें कुल कितने एटम होंगे, 1 हाइड्रोजन के एटम होंगे और 2 ऑक्सीजन के एटम होंगे। टोटल कितने एटम हो जाएंगे, 3 एटम। लेकिन अगर यहां थोड़ा सा गलत हो गया, 2 हाइड्रोजन एटम होंगे और 1 ऑक्सीजन एटम। लेकिन अगर 1 मोल आपसे H2O कोई कह दे, इसका मतलब क्या होगा, बस यूनिट बदल गया। पहले एक ही यूनिट, पहले ये वाला यूनिट था केवल सिंगल, अब एक बड़ा सा यूनिट इस्तेमाल हो गया। तब आप क्या बोलोगे कि इसमें 2 मोल हाइड्रोजन एटम होंगे और 1 मोल ऑक्सीजन एटम होंगे। कुल कितने मोल एटम होंगे बच्चों, तो आप बताओगे 2 1 3 मोल 3 मोल एटम होंगे। तो बस यही है मोल कॉन्सेप्ट। अगर कोई भी मॉलिक्यूल है, अगर मोल में लिखा है तो इंडिविजुअली आप बता सकते हो कि कितने मोल एटम होंगे उस मॉलिक्यूल में। लेकिन सवाल यहाँ पर ही केवल हमारा खत्म नहीं होता है, कुछ और बातें भी आपको समझना है कि केवल मोल को हम, अगर कोई भी चीज मोल में दिया गया है उसको हम एटम, नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम निकाल रहे हैं, तो क्या केवल इतना ही है, नहीं। जैसे अब एक उदाहरण ले रहे हैं, उदाहरण ये ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए अभी आपने पढ़ा H2O। अगर हम कहें कि एक H2O यानी 1 H2O मॉलिक्यूल है, तो 1 H2O मॉलिक्यूल में क्या क्या है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि नंबर ऑफ एटम कितने हैं, तो बताओगे कि 3 एटम है, 2 हाइड्रोजन के एटम और 2 ऑक्सीजन के एटम। लेकिन अगर कि आपसे कोई पूछ ले नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं, तो आप क्या जवाब दोगे, बताओगे 2 हाइड्रोजन एटम हैं, यही बताओगे ना, 2 हाइड्रोजन एटम हैं। अगर कोई आपसे पूछ ले कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने हैं, तो आप बड़े प्यार से जवाब दोगे कि 1 ऑक्सीजन एटम है, यही बताओगे। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले कि ये बताओ इस सिस्टम में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं,
या कोई आपसे पूछ ले कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, या कोई पूछ ले नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के कितने हैं, अगर आपसे कोई पूछ ले कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, या फिर आपसे कोई पूछ ले नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं, तो हर एक सवाल का जवाब आपको पता होना चाहिए। पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पता होना चाहिए। तो कैसे निकालेंगे? अब H2O मॉलिक्यूल है, इस H2O मॉलिक्यूल को हम लोग अगर शेप बनाते हैं तो कुछ इस तरीके से लिखते हैं, यहाँ एक लोन पेयर, यहाँ दूसरा लोन पेयर लिखते हैं। तो अगर देखिए इस सवाल का जवाब नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं, तो आप क्या जवाब दोगे कि क्योंकि एक एटम एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर हैं, तो आप तड़ाक से जवाब दोगे इस सिस्टम में 2 लोन पेयर हैं। बॉन्ड कितने हैं? तो 1 और 2, तो नंबर ऑफ कितने सिग्मा बॉन्ड हैं? तो बताओगे इसमें 2 बॉन्ड्स हैं और दोनों बॉन्ड्स कैसे बॉन्ड हैं? सिग्मा बॉन्ड है। लेकिन अब इन तीनों सवालों का जवाब कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे H2O है, इसमें 2 सिस्टम है, एक हाइड्रोजन है, दूसरा ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन को 1H1 लिखा जाता है, और आप ये जानते हैं कि हाइड्रोजन के पास प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है? 1, और इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 1। न्यूट्रॉन कितने होते हैं? तो 0 होता है। ऐसे ऑक्सीजन कैसे लिखा जाता है? 8 और ये 16 लिखा जाता है। आपको ये पता होना चाहिए प्रोटॉन इसमें कितने होते हैं? 8, और इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 8, और आपसे कोई कहे न्यूट्रॉन कितने होते हैं, तो बोलोगे 8। अब टोटल अगर H2O में आपसे कोई ये पूछता है कि बताओ प्रोटॉन कितने हैं, तो अब देखिए क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन नहीं है, एक हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन, तो 2 हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन होंगे? तो 2 प्रोटॉन हाइड्रोजन से आ जाएंगे, अब प्लस ऑक्सीजन से कितने प्रोटॉन आ रहे हैं? तो 8 प्रोटॉन, टोटल कितने हो जाएंगे? 10 प्रोटॉन। ऐसे अगर कोई आपसे पूछ ले इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन, तो 2 हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2, तो यहां पर भी 2 हाइड्रोजन से और 8 ऑक्सीजन से टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अगर आपसे कोई पूछ ले कि न्यूट्रॉन कितने हैं, तब आप क्या बताओगे कि एक हाइड्रोजन में 0 न्यूट्रॉन है, तो 2 हाइड्रोजन में भी 0 न्यूट्रॉन होंगे। न्यूट्रॉन केवल कहां से आएंगे? ऑक्सीजन से, तो टोटल यहाँ कितने हो जाएंगे? 8 न्यूट्रॉन। तो हम इस सवाल का जब जवाब पढ़ रहे थे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए, तो आप बताओगे 10 प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन कितने हो गए? 8 न्यूट्रॉन। ये तो सिंपल सी बात हमने बताया कि कोई भी मॉलिक्यूल्स में कितनी कितनी बातें आपसे पूछी जा रही है और उसका जवाब आप कैसे देंगे। लेकिन ये मोल से कैसे रिलेटेड है, अब मोल से कैसे रिलेटेड है यही चीज तो हमको पढ़ना है। तो मोल को लेकर हम आपको बताना चाहेंगे फिर से। तो अब वो कैसे बताएंगे, देखते हैं। देखिए अब की जो सवाल पूछा जा रहा है वो आपसे ये कहा जा रहा है कि यहां पर कुल जो है 1 मोल H2O है। क्या है? 1 मोल H2O है। ठीक, अब आपसे ये पूछा जा रहा है नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन कितने होंगे। आपसे ये पूछा जा रहा है नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन कितने होंगे। आपसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ मोल ऑफ, देखिए नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, या नंबर ऑफ मोल ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे। आपसे ये पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं। आपसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ मोल ऑफ लोन पेयर कितने हैं। यही नहीं, आप देखिए अगर इस H2O की बात करें तो H2 प्लस हाफ O2 इससे मिलकर ये बना है H2O। अगर ये एक पार्टिकल है तो एक पार्टिकल H2 का आधा पार्टिकल O2 का मिलकर क्या बनाते हैं, H2O। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 कितने हैं। आपसे यही नहीं, ये भी पूछा जाता है कि इस सिस्टम में नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 कितना है। तो एक एक सवालों का जवाब हम समझते हैं। तो हमने पहले ही आपको बताया है कि अगर एक H2O मॉलिक्यूल है तो उसमें
तीन एटम होते हैं। यही नहीं, अगर 1 दर्जन H2O मॉलिक्यूल है तो 3 दर्जन एटम होते हैं। यानी पहला सवाल क्या होना चाहिए था हमारा, नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम। तो नंबर, जैसे हमने कहा ना, 1 मॉलिक्यूल में 3 एटम, 1 दर्जन में 3 दर्जन एटम, और 1 मिलियन में 3 दर्जन मिलियन एटम, 1 बिलियन में 3 दर्जन बिलियन। वैसे 1 मोल में कितने मोल एटम होंगे, तो आप बताओगे 3 मोल एटम होंगे। उन 3 मोल में हाइड्रोजन कितना मोल होगा, तो बताओगे कि 2 मोल हाइड्रोजन एटम है। आप बताओ, आपसे पूछा जा रहा है 1 मोल H2O मॉलिक्यूल, हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम विल बी फाउंड, तो आप बताओगे कि 1 मोल ऑक्सीजन एटम। और यही दोनों मिलकर कितने मोल एटम हो गए, तो 3 मोल एटम हो गए। अगर आपसे नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोटॉन पूछा जा रहा है, तो हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि H2O में, कुछ देर पहले अभी सॉल्व किए हैं, H2O में कुल 10 प्रोटॉन होते हैं, और क्या होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और क्या होते हैं, 8 न्यूट्रॉन होते हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, और 2 लोन पेयर होते हैं। बस अब की बार यूनिट हो गया है कि अब की बार क्या आ गया, मोल आ गया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 1 मोल H2O में कितने मोल हाइड्रोजन एटम, तो 2 मोल हाइड्रोजन एटम। कितने मोल ऑक्सीजन एटम, 1 मोल ऑक्सीजन एटम। टोटल कितने मोल एटम है, तो बताया जा रहा है 3 मोल है। ऐसे पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, तो आप क्या बताओगे, 10 मोल प्रोटॉन है। आपसे पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो आप बताओगे कितने, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 10 मोल इलेक्ट्रॉन होंगे। नाइट्रोजन न्यूट्रॉन कितने होंगे, तो एक मॉलिक्यूल में कुल 8 न्यूट्रॉन होते हैं, तो 1 मोल H2O में कुल कितने होंगे, 8 मोल न्यूट्रॉन होंगे। इसी तरीके से सिग्मा बॉन्ड, जब एक H2O में 2 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, तो 1 मोल H2O में कितना होगा, तो आप बताओगे कितना, 2 मोल सिग्मा बॉन्ड। ऐसे लोन पेयर कितने हैं, ये भी 2 मोल है लोन पेयर, क्योंकि एक H2O में 2 लोन पेयर होता है। अब नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 पूछा जा रहा है, तो देखो यहां पर 2 मोल हाइड्रोजन एटम है, तो 2 मोल हाइड्रोजन एटम मिलकर क्या बनाएंगे, H2 बनाएंगे। चाहे ऐसे समझ लो, और चाहे यहां से हमने बताया कि अगर ये 1 मोल है, तो इसका मतलब देखिए यहां पर एक पार्टिकल, यहां पर आधा पार्टिकल, यहां पर एक पार्टिकल, यानी अगर ये 1 मोल है तो H2 भी कितना होगा, 1 मोल होगा। तो चाहे यहां से समझ लीजिए 2 एटम मिलकर 1 बनाते हैं, तो 2 मोल मिलकर कितना बनाएंगे, 1 मोल। तो ये कितना होगा, 1 मोल H2 मॉलिक्यूल होगा। और अगर ऑक्सीजन के बारे में पूछा जाए, तो आप बताइए, अगर ये 1 मोल है तो ऑक्सीजन कितना होगा इसमें, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो हाफ मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होगा। तो हम यहां पर क्या बताएंगे कि हाफ मोल O2 मॉलिक्यूल। देखिए ये तो बहुत सिंपल सी चीज आपको बता रहे हैं, क्योंकि हमारा जो मकसद है कि आप स्टार बनिए, हमारा जो मकसद है कि 2022-23 में जितने भी एग्जाम है वह उसको क्रैक करके आइए। हमारा जो मकसद है, आप केमिस्ट्री में कभी भी ये शिकायत ना करिए कि हमको केमिस्ट्री नहीं आती है या हमारी केमिस्ट्री कमजोर है। इसलिए हम बेसिक चीज एक एक चीज करके बता रहे हैं। जैसे अभी क्या है कि अभी हमने आपको बताया कि एटम से कैसे ये सब सवाल को सॉल्व करेंगे, मतलब मॉलिक्यूल से। अब 1 मोल मॉलिक्यूल से कैसे ये सब सवाल को जवाब देंगे। कुछ और भी बातें हैं जो हमको समझना पड़ेगा। जैसे आप ये समझिए कि 1 मोल H2O है। अगर आपसे कोई ये सवाल कर ले कि नंबर ऑफ मोल ऑफ या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ H2O, यानी ये देखिए यहां क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O है, लेकिन यहां क्या पूछा जा रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ H2O। तो आपको पहले से ही पता है कि 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल। तो इसका जवाब क्या दोगे, 023 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल ऑफ, यानी मॉलिक्यूल का मतलब पार्टिकल ऑफ H2O, ये जवाब होगा। लेकिन अगला सवाल ये है कि आपसे पूछा जा रहा है वेट ऑफ H2O।
यानी H2O का वेट कितना होगा, जबकि नंबर ऑफ मोल कितना दिया है, 1 मोल दिया है। तो आपको पहले से पता है कि फार्मूला क्या होता है, गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। आपको यह भी पता है कि अब नंबर ऑफ मोल इस सवाल में कितना दिया गया है, 1 मोल। तो अगर ये 1 मोल है तो वेट हमें नहीं पता है, यही निकालना है। अब मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है H2O का, तो हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो जाएगा, और ये 16 हो जाएगा, ये 18 ग्राम होगा। तो वेट बराबर कितना हो जाएगा, बोलेंगे 1 इंटू 18, इसका मतलब 18 ग्राम ऑफ वाटर। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, 18 ग्राम ऑफ वाटर। यानी अगर 1 मोल H2O है तो ग्राम में कितना लिखा जाएगा ये। लेकिन अगर आपसे ये कोई पूछ दे कि वॉल्यूम ऑफ H2O गैस, यानी ये वेपराइज हो जाएगा, तो अगर 1 मोल H2O है तो ये कितना वॉल्यूम कवर करेगा, तो ये भी आपको बताया जा चुका है मेरे प्यारे बच्चों। क्या बताया गया है कि N बराबर गिवन वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर होता है। अब ये नंबर ऑफ मोल दिया गया है 1 मोल, और वॉल्यूम आपको निकालना है कि STP पर, एट STP पर, तो डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा लीटर में, तो हम बोलेंगे, अब इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल आएगा, यानी अगर 1 मोल H2O वेपराइज हो जाएगा तो ये कितना वॉल्यूम कवर करेगा, तो बताओगे कि 22.4 लीटर एट STP पर कुल कितना वॉल्यूम कवर करेगा, तो आप बताओगे 22, यानी 22.4 का मतलब जानते हो 22.5 लीटर। 22.5 लीटर का मतलब जानते हो लगभग 1.5 सिलेंडर। जो तुम्हारे घर में गैस चूल्हा, गैस खाना वाना बनता होगा ना, जो चूल्हा आता है लगभग 14-15 लीटर का होता है, तो उसका 1.5 ही वॉल्यूम जो है कवर करेगा। यानी अगर जब इसको हम वेपराइज कर देंगे। तो ये 3 सवाल। यही नहीं, आपसे ये पूछा गया कि इस सवाल में वेट ऑफ हाइड्रोजन H2 कितना होगा या वेट ऑफ O2 कितना होगा। तो इस सवाल का जवाब कैसे हम निकालेंगे, देखिए इस सवाल का जवाब बताने के लिए करना क्या होगा, थोड़ी सी एक बात समझनी होगी। बात ये समझनी होगी कि ये बता भी चुके हैं, लेकिन हम बार बार बताएंगे जब तक जो है बुखार फिजिकल केमिस्ट्री का उतर नहीं जाएगा। जैसे H2O जो है जब ब्रेक होता है तो क्या बनता है, H2 बनता है और हाफ O2 बनता है, यही होता है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ साइकोलॉजी इस रिएक्शन का, कि एक मॉलिक्यूल जब H2O का डिकम्पोज होता है तो एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन गैस का बनता है और हाफ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन गैस का बनता है। यही हुआ ना, इसका मतलब यही हुआ। तो हमने ये कहा कि एक चीज और आप याद रखिएगा, कभी कभी ये पूछा जाता है कि, चलिए थोड़ी देर बाद बताते हैं, पहले ये समझ लीजिए कि इसका मतलब क्या है। 1 मोल, एक मॉलिक्यूल बोलो चाहे 1 मोल बोलो, तो यहाँ 1 मोल जब ये डिकम्पोज होगा तो ये 1 मोल बनेगा, और ये कितना बनेगा, हाफ मोल बनेगा। कितना बनेगा, हाफ मोल बनेगा। तो आपसे सवाल क्या पूछा गया कि वेट ऑफ H2O बताओ, H2 बताओ। तो बताओ H2 का वेट कितना है, यहाँ पर इसके लिए नंबर ऑफ मोल बराबर वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट लिख करेंगे, और दोनों किस में होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए। तो अब N कितना है, यहाँ पर 1 मोल है, N कितना है, 1 मोल है, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, गिवन वेट, यही हमको निकालना है। अब मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है हाइड्रोजन का, तो 2 ग्राम होता है, तो वेट कितना आ गया, तो 2 ग्राम ना। दूसरी बात यह है, अगर ऑक्सीजन का वेट कोई तुमसे पूछ ले कि 1 मोल H2O है, कि बताओ ऑक्सीजन कितना वेट होगा ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन के लिए यही सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे, N बराबर वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, और ये ग्राम में होगा। तो N कितना दिया गया है, हाफ मोल, और वेट आपको कैलकुलेट करना है, और डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। ऑक्सीजन का कितना होता है, तो ऑक्सीजन एटम का 16 होता है, तो 2 ऑक्सीजन एटम O2 में होते हैं, तो 16 दूना 32, यानी यहाँ क्या लिखोगे 32 ग्राम। तो वेट कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो बताओगे कि हाफ इंटू 32, यानी ये कितना हो जाएगा 16 ग्राम। ठीक,
तो वेट कितना हो जाएगा 16 ग्राम। तो अब जैसे अभी आप पढ़ रहे थे, मतलब आपसे सवाल पूछा गया, मिटा दें इसको, चलिए मिटा दे रहे हैं। आपसे सवाल ये पूछा गया कि अगर ये 1 मोल है तो इसका वेट कितना होगा, तो अभी आपने कैलकुलेट किया 2 ग्राम और ये कितना 16 ग्राम। और यही नहीं, 1 मोल H2O का वेट कितना होता है 18 ग्राम। तो यहाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी दिख रहा है कि 18 ग्राम रिएक्टेंट है, डिकम्पोज होने के बाद टोटल जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी 18 ग्राम बनेगा। यही नहीं, इसमें 2 सवाल और ऐड कर सकते हैं। एक ये पूछा जा सकता है कि जैसे अभी कुछ देर पहले बताए कि H2O का वॉल्यूम कितना होगा ना, सब एट STP है, STP पर H2O का वॉल्यूम कितना होगा, या फिर वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा डिकम्पोज के बाद, या वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, सब कहां पे हमको बताना है, ये गैस है एट STP पर। तो आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल बराबर क्या होता है, वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। इसी फार्मूले से हम पता लगाएंगे कि H2O का कितना वॉल्यूम, कुछ देर पहले हम लोगों ने सॉल्व किया है। तो 1 इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर 4 लीटर, तो वॉल्यूम लीटर में कितना हो जाएगा, बोलेंगे कि 22.4 लीटर। अगर आपसे पूछा जाए H2 का कितना वॉल्यूम होगा कुल, तो आप कैसे निकालोगे, यहाँ 1 इक्वल टू 1 मोल है, वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाई, अब ये हमेशा 22.4 ही लीटर होगा, चाहे जो भी गैस हो। तो वॉल्यूम इन लीटर ये कितना हो जाएगा 22.4 लीटर। लेकिन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को देखिए, ये कितना होता है, ये हाफ मोल है, वॉल्यूम इन लीटर ये कितना हो जाएगा आपका 22.4 लीटर, ये कांस्टेंट होता है। तो वॉल्यूम यहाँ कितना आ जाएगा 11.2 लीटर ना। तो आप ये ध्यान रखिए, कंजर्वेशन ऑफ मास तो अप्लाई होगा बच्चों, लेकिन वॉल्यूम का कंजर्वेशन अप्लाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ रहे हैं। पहले 1 पार्टिकल था, अब कितने हो गए 1.5 पार्टिकल, 1 पार्टिकल इसका, आधा पार्टिकल इसका। और आपको एवोगैड्रोज नंबर क्या होता है, मतलब एवोगैड्रो साहब क्या बताए थे कि नंबर ऑफ मोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ गैस। तो यहाँ पर रिएक्टेंट के साइड पार्टिकल कम है, प्रोडक्ट के साइड पार्टिकल ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर देखिए वॉल्यूम आपका दोनों का सम करने पे ज्यादा होगा, यहाँ पर कम होगा। लेकिन मास क्या है, मास टोटल रिएक्टेंट का मास बराबर टोटल प्रोडक्ट का मास। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि कई किस्म के सवाल हम लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर लिए, कि जब H2 मतलब कि मोल को लेकर बहुत ढेर सारे सवाल जो हमने अभी बताए हैं कि नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम कैसे बताएंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ की कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल कैसे बताएंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोटॉन कैसे बताएंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, या नंबर ऑफ मोल ऑफ न्यूट्रॉन, या नंबर ऑफ मोल ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ मोल ऑफ न्यूट्रॉन, तमाम तरीके के सवाल हमने बताया। लेकिन अब थोड़ा सा और हम अप्लाई करके और भी आपसे बातें पूछेंगे। जैसे एक इक्वेशन लिखा गया है, इक्वेशन ये लिखा गया है जैसे CaCO3 है, क्या है, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसको गर्म करते हैं, गर्म करने पर, अब गर्म करने पर इंसान क्या होता है, टूट जाता है ना, तो मॉलिक्यूल भी ऐसे टूटता है। गर्म करने पर ये क्या हो जाएगा CaO, ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, और दूसरा यहाँ पर एक गैस निकलता है, वो क्या है कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब हीट करने पे, अब सवाल क्या है, एक चीज ये बताओ बच्चों, अगर ये 10 ग्राम है तो टूटने पर कैल्शियम ऑक्साइड कितना बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा? तो आप क्या बताओगे, अगर ये 10 ग्राम है, क्यों सुधांशु, कितना बनेगा, ये 10 ग्राम है तो ये कितना बनेगा 5 ग्राम, और ये कितना बनेगा 5 ग्राम। तो ये जवाब वही लोग देंगे जिनको फिजिकल केमिस्ट्री कम आती है। आप क्या सोच रहे हो कि एक मॉलिक्यूल है, टूटकर एक ये बना, एक ये बना, यानी 10 ग्राम है, टूटकर 5 ग्राम बना, 5 ग्राम बना। अरे भैया, मोल कॉन्सेप्ट का थीम ही यही है कि केमिकल कंपाउंड का किसी भी रिएक्शन में जब देन लेन होता है, कभी भी ग्राम में नहीं होता है, हमेशा नंबर ऑफ मोल में होता है। अगर ये चीज याद नहीं रखोगे तो सवाल का जवाब हमेशा गलत होगा। तो हमें क्या करना है, इसको पहले नंबर ऑफ मोल में बदलना है। जब नंबर ऑफ मोल में बदलेंगे तो फार्मूला क्या लगेगा, गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट।
अब इस हिसाब से पहले हम इसका नंबर ऑफ मोल निकालेंगे। अब मोल का जब साइकोलॉजी इसमें हम अप्लाई करेंगे, यहाँ n बराबर कितना हो जाएगा, वेट कितना दिया गया है 10 ग्राम, और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, तो कैल्शियम का 40 होता है, कार्बन का 12 होता है, और ऑक्सीजन 3 है, तो ये 48 हो जाएगा, यानी एक ऑक्सीजन का 16 होता है, टोटल 100 हो जाएंगे, तो ये 100 ग्राम। तो अब नंबर ऑफ मोल कितना आया 1/10, यानी 0.1 मोल क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। तो देखिए अब इसका साइकोलॉजी क्या है, 10 ग्राम है, तो आप डायरेक्ट नहीं सॉल्व करोगे, पहले किस में बदलोगे, नंबर ऑफ मोल में बदलोगे, और नंबर ऑफ मोल में बदलोगे तो हमारा थ्योरी क्या कहता है, एक पार्टिकल जब कैल्शियम कार्बोनेट का टूटेगा तो एक पार्टिकल कैल्शियम ऑक्साइड का बनेगा और एक पार्टिकल कार्बन डाइऑक्साइड का बनेगा। अगर एक मोल ये टूटेगा तो एक मोल ये बनेगा, एक मोल ये बनेगा, 10 मोल ये टूटेगा तो 10 मोल ये बनेगा, 10 मोल ये बनेगा। अगर ये 0.1 मोल है तो ये भी कितना बनेगा 0.1 मोल, ये भी कितना बनेगा 0.1 मोल। इस तरीके से अब हम बता सकते हैं कि 10 ग्राम कैल्शियम टूटने के बाद वेट ऑफ CaO कितना है, या मतलब कौन सा सवाल है हमारा कि वेट ऑफ CaO बताना है, और क्या बताना है कि वेट ऑफ CO2 कितना बनेगा, कब, जब 10 ग्राम कैल्शियम को डिकम्पोज किया जाएगा गर्म करके। तो हम यहाँ क्या करेंगे, अब कैल्शियम ऑक्साइड का जो नंबर ऑफ मोल है 0.1 है, फार्मूला क्या होता है, गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। और इस तरीके से हम क्या करते हैं कि मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए 0.1 वेट निकालने के लिए 0.1 इंटू मॉलिक्यूलर वेट, कैल्शियम का 40 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, यानी 56 आएगा। यहाँ 56 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेट कितना आ जाएगा, तो ये 5.6 ग्राम आएगा, कितना आएगा 5.6 ग्राम आएगा। तो वेट ऑफ कैल्शियम कितना होगा बच्चों, ये वेट ऑफ कैल्शियम कभी भी 5 ग्राम नहीं होगा, बल्कि कितना होगा 5.6 ग्राम होगा। अब अगर वेट ऑफ CO2 निकालना हो तो सेम बात यही करना है कि 0.1 है, ये बराबर वेट इन ग्राम और डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम करेंगे। जब ऐसा करेंगे तो वेट बराबर कितना हो जाएगा, तो 0.1 इंटू मॉलिक्यूलर वेट से हम मल्टीप्लाई करेंगे। CO2 का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 40 होता है, वो 44 होता है, यानी 44, तो ये वेट बराबर कितना हो जाएगा 4.4 ग्राम। इस तरीके से हमें दूसरे सवाल का भी जवाब मिल गया है कि 10 ग्राम यानी 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पे 5 ग्राम CaO नहीं बनेगा, ना 5 ग्राम ये CO2 बनेगा। आज के बाद आपको मोल कॉन्सेप्ट काफी कुछ आने लगा, इसलिए अप्लाई करके जब आप सवाल को सॉल्व करेंगे 10 ग्राम को डिकम्पोज करेंगे तो 5.6 ग्राम क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड, और अभी क्या निकाले हैं 4.4 ग्राम क्या बनेगा, CO2 बनेगा। तो हमारे ख्याल से ये छोटी सी बात थी जो अभी हमने मोल कॉन्सेप्ट के बारे में बताया है, और ऐसा नहीं है कि मोल कॉन्सेप्ट यहाँ पे समाप्त होता है। अभी बहुत ढेर सारे प्रॉब्लम्स हैं और बहुत ढेर सारे तौर तरीके हैं और बहुत ढेर सारे इसके एप्लीकेशन हैं जो आने वाले समय में हम आपको बताएंगे। और आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं और अगले क्लास तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत। हाँ, एक बात बताना भूल गए हैं, अगर आपको ये क्लास अच्छा लग रहा है तो ज्ञान को बांटो तो ज्ञान बढ़ता है। तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को सजेस्ट करिए।